एक टाइम पर बिहारी शब्द बड़ा चिढ़ वाला होता था, लेकिन आज के टाइम पर बिहारी शब्द गर्व वाला होता है। और जहां पर आपकी सरकार नहीं बन पाती है वहां पर आप ईवीएम को दोष देने लगते हो, चुनाव आयोग को घेरने लगते हो, चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखने लगते हो, बोलने लगो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, चुनाव आयोग धांधली करवा रहा है, प्रशासन मिलकर गलत वोट करवा रहा है। डिजिटल टाइम में आप ये नहीं कर सकते। जो जहां पर गलत है वो जनता समझती है, और जब कल को अगर आपके पास वोट नहीं वो पड़ता है तो आप कहते हो कि नहीं देखो वो तो पहले हमें तो वोट ही नहीं मिला, वोटर हमारी बात ही नहीं समझ पाया। फिर कहते हैं हम तो लाल किताब लेकर के चलते हैं, हम तो संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग का एक फैसला आता है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर बात कही जाती है। इस फैसले के बाद लगातार विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव आयोग पक्ष का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, और सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार लोग इतनी जल्दी इतने कम समय में अपनी वोटर लिस्ट अपडेट कैसे करेंगे। इसको लेकर बवाल लगातार हो रहा था, और अब बीते दिन चुनाव आयोग ने राहत दी है कि दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरीके से अपना नाम वो अपडेट करवा सकते हैं। अब इस मामले में ये सब क्यों हुआ, इसी को लेकर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भारत एक्सप्रेस के संवाददाता उज्ज्वल मिश्रा। इनसे समझेंगे। तो आपको क्या लगता है? बिहार आंचल अपने आप में एक बहुत अहम राज्य है, और बिहार की अगर आप मोटा माटी मतलब जितनी भी नज़ीरें दुनिया में पेश हुई हैं वो बिहार से निकली हैं। इसलिए बिहार का चुनाव, बिहार की राजनीति, बिहार के लोग, बिहार में हो रहे काम अपने आप में अहम है। इसका तो जिक्र हम कभी अलग से कर लेंगे, लेकिन एक मोटा माटी आप ऐसे समझिए कि बिहार तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी वाला एक राज्य है। पिछले 15 सालों में बिहार में जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, दुनिया के 160 से कम देशों में ऐसी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ी। और अगर बिहार अपने आप में एक देश होता ना आंचल, तो 10वें नंबर की आबादी वाला देश होता आज के दिन दुनिया में। तो बिहार में आबादी कितनी, और तब होता जब बिहार से कितना पलायन होता है। अगर आप ऐसे विपक्ष जिस आंकड़े को दे रहा है, और लगातार फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जम्मू कश्मीर में बैठ के जिसकी बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ बिहारी बाहर है, पलायन कर चुका है, उन सब को मिला करके आप देखिए तो बिहार में मतलब हर बिहारी आपको लगभग हर जगह पे मिल जाएगा। एक टाइम पर बिहारी शब्द बड़ा चिढ़ वाला होता था, लेकिन आज के टाइम पर बिहारी शब्द गर्व वाला होता है। कोई गर्व से कहता है कि हाँ मैं बिहारी हूँ और मैं अपने राज्य को रिप्रेजेंट करता हूँ, चाहे दिल्ली में रह रहा हूँ, चाहे हरियाणा में रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, मुंबई में रह रहा हूँ, कहीं भी रह रहा हूँ। अब आ जाते हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर। आप पिछले कई दिनों से देखोगे इस देश में विपक्ष ने एक नया एजेंडा सेट किया। एजेंडा क्या सेट किया? आप कहीं पर चुनाव हार जाओ, अभी तक आप ईवीएम वोटिंग मशीन सीधे करते थे, अब सीधे चुनाव आयोग को घेरो। आप देखो विपक्ष जहां जहां हारा पिछले चुनावों में, विपक्ष ने डायरेक्ट चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब ये एजेंडा फेल होता नजर आया, जनता को समझ में आया कि यार जहां जिस ईवीएम से आपके यहाँ वोट पड़ते हैं और सरकार बन जाती है, वहां पर तो आप खुशी खुशी जाकर के शपथ ले लेते हो, गद्दी पर बैठ जाते हो, और जहां पर आपकी सरकार नहीं बन पाती है वहां पर आप ईवीएम को दोष देने लगते हो, चुनाव आयोग को घेरने लगते हो, चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखने लगते हो। ठीक है, यहां तक तो, और चुनाव आयोग को लेटर भी बाद में लिखा गया। जब जनता के बीच ये बात समझाने की कोशिश की गई कि नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है, चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार चला रही है, उस पर बीजेपी का दबाव है। जब ये बात होने लगी तो लोगों ने कहा कि अगर दबाव है तो चुनाव आयोग से शिकायत करो, जाके कोर्ट जाओ, जो लीगल प्रोसीजर वो फॉलो करो। फिर विपक्ष ने नया अपना एजेंडा बनाया कि नहीं अब तो ये जनता समझने लगी है बात, तो अब हम चिट्ठी लिख करके, एप्लीकेशन लिख करके चुनाव आयोग के दरवाजे तक जाएंगे, चुनाव आयोग से कहेंगे, चुनाव आयोग उसका हल निकाल कर बात करेगी। इसके बाद जब ये एजेंडा धीरे धीरे फेल होता नजर आया तो फिर एक बात हुई कि नहीं, अब जब वोट पड़ रहे हो, देखो आंचल, हर राजनीतिक पार्टी को पता होता है वो किस मुहाने पर खड़ी है। हर पार्टी को ये पता होता है कि ये जो चुनाव चल रहा है इसमें मैं किस जगह पर खड़ा हूं। ये हर पार्टी के अपने इंटरनल सर्वेज होते हैं, हर पार्टी की अपनी कोर टीम होती है, हर पार्टी की अपनी बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं जो ये मैसेज दे देते हैं कि आप किस मुहाने पर खड़े हो, और हमारा रिजल्ट में 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन हम इस जगह पर जा रहे हैं। फिर ये हुआ जब पार्टियों को ये लगने लगता है कि नहीं अब तो मामला हाथ से निकल रहा है, उसी टाइम बोलने लगो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, चुनाव आयोग धांधली करवा रहा है, प्रशासन मिलकर गलत वोट करवा रहा है। ये एजेंडा चला, लेकिन ये एजेंडा भी जब धीरे धीरे फेल होता नजर आया तो फिर एजेंडा बनाया गया कि अब चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को घेरने लग जाओ।
यही काम आज के दौर में बिहार में हो रहा है। यही काम अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के अंदर जो मेयर के इलेक्शन, बीएमसी के इलेक्शन होने हैं, उस इलेक्शन से ठीक पहले ये काम महाराष्ट्र के अंदर होने लगा है कि नहीं देखो महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट को दोबारा से वो नाम जुड़वाने की कवायद कर रहे हैं। अभी 3 महीने 4 महीने पहले तो वोटिंग हुई थी, उसी लिस्ट को लेने में क्या दिक्कत है? वही लिस्ट फिर आ जानी चाहिए, वही वोटर फिर बनने चाहिए, वही वोटर जब 3 महीने 4 महीने पहले वोट सही से पड़ गए तो उसी लिस्ट को दोबारा यूज किया जाए। ये बात अभी से चलने लगी है कि नहीं, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है, केंद्र सरकार का उस पर पूरा वर्चस्व हो गया है, कोई भी एजेंसी निष्पक्ष नहीं रही है। ऐसे जब बातें कही जाती हैं तो वो एक एजेंडा सेट करने के लिए होती हैं, जनता के दिमाग में, वोटर के दिमाग में ये स्ट्राइक करें कि नहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष है। ये काम विपक्ष करता है, लेकिन ये काम डिजिटल युग से पहले आप करते तो समझ में आता था। डिजिटल युग में ये एजेंडा नहीं चलते हैं। डिजिटल कौन नहीं जानता है? चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलकर लिस्ट देख लोगे, 2003 वाली लिस्ट बिहार के अंदर जो हुआ था लास्ट में, क्या चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं की है? आज बैठ के आप उस लिस्ट को देखिए, किस कैंडिडेट को कितने वोट रियल टाइम में आप देखिए, उसको मिलाइए, अपडेट होते हैं। डिजिटल टाइम में आप ये नहीं कर सकते। जो जहां पर गलत है वो जनता समझती है, जो सही है वो जनता समझती है। नेताओं की बातों में मुझे नहीं लगता अब वोटर या जनता आती है। अब आपके सवाल पर आता हूं। कहा जा रहा है 2003 में आखिरी बार हुआ था, तो अब चुनाव से पहले करने की क्या जरूरत है? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ बिहारी बाहर रहता है, वो कैसे कर पाएगा इतने कम समय में? फिर एक तर्क यह आता है, विपक्ष कहता है कि जो 1.5 करोड़ बिहारी बाहर रहता है उनमें से ज्यादातर लोग एनडीए को वोट देते हैं। विपक्ष ये बात कहता है, मतलब विपक्ष ने वोटर को भी तुरंत कैटेगराइज कर दिया कि नहीं ये भाजपा का कार्यकर्ता, मतलब वोटर को विपक्ष ने कार्यकर्ता बना दिया। अब आपने किसी पर ठप्पा लगा दिया और 4 दिन बाद आप कहते हो कि नहीं वोटर तो हमसे नाराज है, हमें वोट ही नहीं दे रहा। आप खुद ठप्पा लगा रहे हो, उसको एनडीए वाला बता रहे हो। 1.5 करोड़ जो पलायन लोग कर गए हैं, जो बाहर रहते हैं बिहार से, विपक्ष खुद कह रहा है कि एनडीए वाले लोग हैं। आपने ठप्पा लगा दिया, और जब कल को अगर आपके पास वोट नहीं वो पड़ता है तो आप कहते हो कि नहीं देखो वो तो पहले हमें तो वोट ही नहीं मिला, वोटर हमारी बात ही नहीं समझ पाया। कहाँ समझ में आएगा आपकी बात जब आप ठप्पा उस पर पहले लगाए दे रहे हो? दूसरी बात, चुनाव आयोग का जो काम होता है वो हर चुनाव से पहले, किसी एक चुनाव से पहले नहीं, हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिव्यू होता है। आप बिहार में देख लो, आप महाराष्ट्र में देख लो, 3 महीने का अंतराल गिराया जा रहा है कि 3-4 महीने पहले भी चुनाव हुए थे, उसी लिस्ट से क्यों नहीं हो रहे? मुझे आंचल एक बहुत बहुत मामूली सी बेसिक सी बात मैं पूछना चाहता हूं। 3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, अगर उसमें कोई 18 साल का नहीं हो पाया था और किसी को 18 साल का होने में सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा था, और कोई शख्स ऐसा है उस 3 महीने में किसी की मृत्यु भी हुई होगी, किसी की आकस्मिक मृत्यु भी हुई होगी, एक्सीडेंट भी हुए होंगे, दुर्घटना भी हुई होगी, वो वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। वो तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो उसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं रहेगा। अगर चुनाव आयोग इस वोटर लिस्ट में रिव्यू नहीं करती है तो ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये चुनाव की धांधली नहीं होगी। एक आदमी जो अभी 3 महीने पहले 18 साल का नहीं था, अब 18 का हो गया है, क्या वो वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाएगा? और जो शख्स इस दुनिया में है ही नहीं, उसके नाम से कोई फर्जी वोट जाकर के डाला है, ये सही होगा? इसीलिए हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिव्यू किया जाता है, उसमें नाम हटाए और जोड़े जाते हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के तहत, कानूनों के तहत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जब से हमने इस चुनाव व्यवस्था को चुनाव आयोग के जरिए संभाला है। अब अगर विपक्ष चुनाव आयोग को सवाल उठा रहा है तो आप चुनाव आयोग पर नहीं, आप संविधान की उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हो जिसके तहत वोट डालने का अधिकार बना, जिसके तहत आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, जिसके तहत आप चुनाव जीत जाते हो तो कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिलता है। उस प्रक्रिया को आप चुनौती दे रहे हो, उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हो। फिर कहते हैं हम तो लाल किताब लेकर के चलते हैं, हम तो संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। एक तरफ संविधान की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हो और दूसरी तरफ कहते हो हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। ये मैं किसी पक्ष विपक्ष नहीं है, जो मुझे मेरी अपनी समझ कहती है और मुझे आम लोगों के बीच जो धारणा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो 2003 में जिस वोटर लिस्ट का रिव्यू हुआ था, पुनरीक्षण हुआ था, उस लिस्ट को लेकर अब बात चल रही है कि अब ना हो। तो 2003 में अगर कोई काम पहली बार हुआ तो क्या आज 2025 में होने की जरूरत नहीं? अरे मैं तो कहता हूं इससे पहले हो जानी चाहिए थी वो प्रक्रिया, हर साल ये होनी चाहिए थी प्रक्रिया। कौन कहां कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, कितना हट रहा है, ये तो लिस्ट में नाम है। एक भी वोटर अगर वोट नहीं डाल पा रहा है और वो 18 का है तो ये गलत है, ये उसका अधिकार मर रहा है, उसका अधिकार मिलना चाहिए उसको। और उसके बाद चुनाव आयोग का काम होता है दिशा निर्देश को जारी करना। चुनाव आयोग दिशा निर्देश को जारी करेगा।
एक्ट किसको कराना होता है? जो वहां की ईआरओ होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, उनको इस काम को पूरा कराना होता है। ईआरओ किसका नाम जुड़ना है, किसका नाम हटना है, ये वो तय करता है, और वो चुनाव आयोग के अंडर में आने वाली एक बॉडी है, उनके अंडर में काम करता है। तो वो, और उसमें भी देखिए जब इतना हो हल्ला कटा, सारी चीजें हुई, चुनाव आयोग पर आपने दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि एजेंसियां और ये चुनाव आयोग कभी दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपने दबाव बनाने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि ये तो भ्रष्ट है, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष रहा ही नहीं। फिर भी देखिए चुनाव आयोग ने सहूलियत क्या दी? चुनाव आयोग ने सहूलियत दी कि अगर आपके पास जो 11 दस्तावेज जिनकी लिस्ट जारी की वो नहीं है, तो किन लोगों को रियायत मिली है कि अगर आपके माता पिता का नाम 2003 वाली लिस्ट में होगा तो आपको ये इन 11 में से ये डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर माता पिता का नाम है। अगर माता पिता का नाम भी नहीं है तो फिर तो दिखाने पड़ेंगे। कोई तो वैलिड डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे इस देश में जो भी आपको मिला है प्रमाण के तौर पर, लेकिन उस पर भी सवाल, उस पर भी हो हल्ला कटा है। इतनी रियायत देने के बाद भी, मतलब विपक्ष चाहता है कि वो खुद चुनाव आयोग बन जाए, वो बैठ करके बूथ डिसाइड करे, वो मशीन डिसाइड करे, वो वोटर डिसाइड करे, और वो खुद वोट डलवा करके गद्दी पर बैठ जाए। ये तो यही समझ में आ रहा है ना, जो प्रक्रिया चल रही है आप उस पर ही अड़ंगा डाल रहे हो। एक छोटी मोटा माटी मुझे ये चीजें समझ में आती हैं। हाँ, लोगों की परेशानी की बात आपकी जायज थी कि जो लोग बाहर रहते हैं वो कैसे डलवा पाएंगे, उसी के लिए चुनाव आयोग ने कल परसों जो ऐलान किया है ना, उसी प्रक्रिया के लिए कि अगर आपके माता पिता का नाम है तो आप उसको कर सकते हो, नहीं है तो फिर आपको 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। और जो बाहर रह रहे लोग हैं उनके लिए सहूलियत दी है। तो ये कुछ चीज़ों के हर चीज़ एकदम 100% सही होकर के नहीं आती है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही तो उस व्यवस्था को संभालने की कोशिश करिए, आप सजेस्ट करिए ना चुनाव आयोग को। मुझे समझ में आता है कि अगर कहीं पर कोई गलत है तो मैं डायरेक्ट उस पर आरोप लगाने की बजाय मैं तो उसे सजेशन दूंगा। विपक्ष सजेशन लाए ना चुनाव आयोग के सामने, ये 10 सजेशन ला करके पेश करें कि नहीं आप ये देखिए, ये मेरा सजेशन है, क्या इनमें से आपको अगर सही लगे तो उस प्रक्रिया को अपनाइए। कितना बढ़िया संवैधानिक ढांचा बनेगा, कितनी बढ़िया प्रक्रिया बनेगी। लेकिन इस देश में विपक्ष ने यह समझ लिया है कि जनता को गुमराह करो, वोटर को गुमराह करो, एक सत्ता पक्ष के खिलाफ उसके दिमाग में इतना भर दो कि लोग उग्र हो जाएं, लोग चुनाव आयोग को घेरने निकल जाए। विपक्ष तो यही चाहता है कि लोग चले जाएं, वोटर चले जाएं, चुनाव आयोग को घेर ले जाकर वहां पर प्रदर्शन करें, हिंसक प्रदर्शन हो जाए और कल को कोई बात हो जाए। यही सब चल रहा है। लिए अब मुझे लगता है जनता समझ गई है और चुनाव आयोग जिस तरीके से काम करता है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करता है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में अपनी बात रखो, फिर उसके बाद न्यायपालिका जो निर्णय देती है वो चुनाव आयोग पर भी लागू होगा, वो नेताओं पर भी लागू होगा, वोटर पे भी लागू होगा। अगर आपको गलत लगता है तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए। मोटा माटी कुल मिलाकर के इतना है कि चुनाव के चलते ये एक पूरा सियासी तापमान है जो उबालने का काम किया जा रहा है, बढ़ाने का नहीं, उबालने का। इससे उबाल पैदा हो और एक एजेंडा सेट हो जाए कि नहीं, चुनाव आयोग तो देखो अब तो चुनाव से पहले भी काम करने लगा है और बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, ऐसा लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वोटर अब स्मार्ट हो गया है और वो चीज़ें समझने की कोशिश करता है और उसे बहुत हद तक समझ में आता है। बाकी ये तो चुनाव में दिखेगा क्या कुछ रिजल्ट आता है, और चुनाव लगभग बिहार के अब नज़दीक पहुँचे ही जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने अपने फैसले में राहत जरूर दी है, लेकिन फिर भी उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखना ये होगा कि ये माजरा कब तक चलता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।